जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह की। 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ करेंगे। 1857 का जो विद्रोह है वो एक महत्वपूर्ण घटना है ना, आधुनिक इतिहास में, और उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। सबसे पहले देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह का जो कारण है ना, उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक थे दीर्घकालिक कारण और एक थे तत्कालिक कारण। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, और उन सारी चीजों की वजह से लोगों में गुस्सा था। यानी कि अंग्रेजों के कुछ ऐसे कारनामे थे, है ना, उन कारनामों की वजह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। और अचानक फिर एक घटना हुई जिसे हम तत्कालिक कारण के रूप में जानते हैं। उस तत्कालिक कारण के से क्या हुआ कि क्रांति या विद्रोह अचानक शुरू हो गया। तो आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के सबसे पहले कारण देखने हैं। अब देखो, हम 1857 के विद्रोह को कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कारण देखेंगे सबसे पहले, फिर इसका प्रारंभ देखेंगे, फिर इसका प्रसार देखेंगे, फिर इसका देखेंगे परिणाम क्या निकला। तो परिणाम आएगा कि क्रांति या विद्रोह असफल हो गया। तो जब ये असफल हो जाएगा तो असफलता के कारण देखेंगे, और असफलता के जो कारण होंगे उसमें हम देखेंगे कि किस वजह से ये क्रांति असफल हो गई, विद्रोह असफल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जब ये क्रांति असफल हो गई तो क्या इसका कोई महत्व भी है, तो महत्व देखेंगे, है ना। और उसके बाद अंत में देखेंगे कि इस क्रांति या इस विद्रोह का, जो हम कह रहे हैं क्रांति है, विद्रोह है, कई लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम है, तो कई लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह है, तो इसलिए इसका कोई स्वरूप निर्धारित करेंगे। तो इसका हम कैरेक्टर देखेंगे अंतिम तौर पर, है ना। तो आपको सबसे पहले दीर्घकालिक कारण ध्यान रखने हैं। देखो, दीर्घकालिक कारणों को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो राजनीतिक कारण थे, है ना। कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से लोगों में, नवाबों में, राजाओं में, भारतीय जनता में गुस्सा था। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, फिर उसके बाद सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, और उसके बाद फिर आर्थिक कारण, उसके बाद सैन्य कारण। तो आप कह सकते हैं कि दीर्घकालिक कारणों में बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हमने कई भागों में डिवाइड कर लिया। तो राजनीतिक कारणों में देखिए, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं 1857 का विद्रोह, वो भी इसे अच्छे से देखें, क्योंकि कई सारी चीजें जो क्लास में नहीं बताई गई वो इस वीडियो में बताई जाएंगी, है ना। क्योंकि वो क्लास पूरी तरह वनडे एग्जाम की है ना, किसी और एग्जाम की नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ और बातें एक्स्ट्रा पता लग सकती हैं, तो इसलिए अच्छे से देखें। तो फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आधुनिक इतिहास पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि कैसे वेलेजली के समय में सहायक संधि की शुरुआत की गई। सहायक संधि के द्वारा राजाओं की अनिच्छा के बावजूद, उनकी इच्छा नहीं थी उसके बावजूद भी, बहुत सारे राज्यों को सहायक संधि के द्वारा वेलेजली ने अपने अंडर में ले लिया। इसी प्रकार से जब डलहौजी गवर्नर जनरल बना तो वो वेलेजली का भी बाप निकला, और डलहौजी ने तो एक नीति चलाई जिसे कहते हैं राज्य हड़पने की नीति। और राज्य हड़पने की नीति के तहत उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर में कर लिया। तो वो राजा, उनके यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग, उनके दरबारी, ये सब जो है अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। और सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो अवध में थी। अवध के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। और अवध के बारे में कहा जाता था कि अवध अंग्रेजों का सबसे वफादार राज्य है, या अवध के नवाब अंग्रेजों के सबसे वफादार हैं। यहाँ तक कि लोग उसे पालतू या दुधारू गाय के रूप में जानते थे। अंग्रेजों की दुधारू गाय कौन सी है? अवध। तो इस तरीके से लोग संज्ञा देते थे अवध को। लेकिन अंग्रेजों ने अपने लालच के आगे इस बात को दरकिनार कर दिया कि अवध का नवाब उनका अच्छा मित्र है, और उन्होंने अवध पर अधिकार कर लिया और अवध के नवाब को हथकड़ी डाल के जेल में डाल दिया, बाद में फांसी दे दी गई। जबकि अवध के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में रहता था। तो अवध के हर घर से जो लोग सेना में थे उन्हें ये लगा कि अंग्रेज उनके नवाब को नहीं बख्श रहे हैं, तो फिर उनकी क्या बिसात है। तो अवध के लोगों में ये गुस्सा है कि उनके नवाब के साथ अंग्रेजों ने बहुत गलत किया है। इसके अलावा डलहौजी के समय में ही एक कमीशन बनाया गया था, इनाम कमीशन। देखो, शायद ये मैंने ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया, तो इसे याद रखेंगे।
इनाम कमीशन बनाया गया। इनाम कमीशन के द्वारा लगभग 35,000 जमींदारियों की जांच की गई और बाद में लगभग 20,000 जमींदारियों को नीलाम कर दिया गया, यानी किसी और को बेच दिया गया। तो 20,000 जमींदार बेचारे बेकार हो गए और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो वो सब लोग क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे हैं, यानी कि उन लोगों में गुस्सा है ना। जमींदार, राजा, नवाब, उनके यहाँ काम करने वाले दरबारी लोग, बहुत सारे लोग। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक व धार्मिक कारणों की। अब देखिए आप, अंग्रेजों के बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे होटल वगैरह भारत में बन चुके थे। तो रेस्टोरेंट या होटलों के गेट पर ही लिख दिया जाता था कि इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि भारतीय और कुत्ते उन्होंने बराबर का दर्जा देना शुरू किया। तो लोगों को ये बहुत अपमानजनक लगता था, लोगों को गुस्सा आता था, लेकिन बेचारे गुस्से का घूंट पी के रह जाते थे। और उसके बाद इसी तरीके से अंग्रेजों ने कुछ समाज सुधार किए, है ना, धार्मिक सुधार किए। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजों ने 1829 में एक कानून लेकर आए वो, जिसके द्वारा सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। यानी कि 1829 के अधिनियम नियम 17 के द्वारा सती प्रथा बैन कर दी गई। अच्छी बात थी ये, आज के टाइम में हम देखें तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस टाइम के रूढ़िवादी तत्वों ने इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और इस बात को बहुत गलत माना और इस बात को अंग्रेजों के द्वारा उनके धर्म में हस्तक्षेप माना। ऐसी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस एक्ट में एक लाइन थी जिसमें लिखा गया था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी जाती है। दरअसल धर्म प्रचार की आड़ में उन लोगों ने खूब धर्म परिवर्तन कराए। तो लोगों को इस बात का गुस्सा था कि अंग्रेज उनके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं अंग्रेज, और अंग्रेज लगातार उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सैनिक थे, उन सैनिकों को कई बार समुद्र पार की यात्रा करके युद्ध लड़ने जाना पड़ता था। जैसे कई सैनिकों को बर्मा युद्ध करने के लिए भेजा गया, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो उसमें भेजा गया। तो जब वो लौट कर आए वो सैनिक, तो उनके परिवार, उनके समाज, उनके मोहल्ले, उनके गांव वालों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ये प्रथा थी कि अगर कोई समुद्र पार की यात्रा कर लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे सैनिकों की नियुक्ति अफगानिस्तान में की गई, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। तो वहाँ पे भी कुछ भी खाने को दिया गया, है ना, सैनिकों को। तो जब वो लौट कर आए तो लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने मांस भक्षण किया है और ये भ्रष्ट हो चुके हैं, धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो सैनिकों को ये फील होता था हमेशा कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं जानबूझकर। इसके अलावा 1806 में ऐसी एक विद्रोह हुआ था जिस मद्रास, बेल्लौर में, मद्रास के निकट। तो वहाँ भी ये हुआ था कि जो सैनिक थे उन्हें कानों में बालियां पहनने और टीका लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लगातार अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीयों की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ये सही भी था और लोगों को लगता भी था। तो लोगों को इस बात का गुस्सा है कि अंग्रेज जो है उनके समाज और धर्म को में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसे भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो इसे भी रूढ़िवादी तत्वों ने बहुत गलत माना। तो कुछ चीज़ें अच्छी जरूर हो रही थी, लेकिन उस समय के लोगों को ये बात बुरी लग रही थी और लोगों में इन सारी बातों से गुस्सा पनप रहा था। उसके बाद देखो आर्थिक कारण। जब मुगल सत्ता में थे तो कर की दर 1/3 थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस कर की दर को बढ़ाते बढ़ाते 2/3 तक ले गए और इसका मतलब 33% कर लिया जाता था मुगलों के टाइम में, और अंग्रेजों के टाइम पे ये कर की दर कितनी हो गई, 66%। तो कर की ये दुगनी दर। और दूसरी बात कि अंग्रेज जो है ना, कर वसूलने में बहुत ही कठोरतापूर्वक अपने तरीके अपनाते थे, बहुत ही कठोरतापूर्वक वो कर वसूलते थे। तो एक जगह एक ऐसी एक वाकया है जिसमें एक बार गुजरात में सूखा पड़ा और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हुई। तो गुजरात के उस निचले जो अधिकारी था, निचले स्तर का तालुका का जो अधिकारी था, उसने ऊपर वाले अधिकारी को लिखा कि साहब इस बार यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है और इस बार यहाँ पर हम लगान नहीं वसूल सकते क्योंकि यहाँ पर घास के अतिरिक्त कोई फसल नहीं हुई है। तो ऊपर वाले अधिकारी ने लिखा कि देखो घास भी अच्छी चीज़ होती है, घास को बिकवाओ और फिर लगान वसूल लो। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी निर्दयता रही होगी, है ना, अंग्रेजों में लगान वसूलने को लेकर। तो इसलिए लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि लगान बेइंतहा बढ़ गया है। दूसरी बात कि 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और 1850 से आते आते ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर रेडीमेड माल तैयार किया जाने लगा और वो भारत में भेजा जाने लगा। भारतीय बाजार रेडीमेड माल से पट गए एकदम। तो जो भारत के कुटीर उद्योग थे वो बिल्कुल ठप पड़ गए। अब वो सूती कपड़े जो थोड़े महंगे होते थे, टेरिकॉट के वस्त्र थोड़े सस्ते होते थे, तो लोगों ने टेरिकॉट के वस्त्र खरीदने शुरू कर दिए। तो एक तरीके से भारत के कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे धंधे थे वो सब ठप हो गए और लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, बुरी स्थिति में हैं।
तो लोगों में आर्थिक विपन्नता को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीरता है और वो बहुत परेशान है और बहुत गुस्से में है ना, काफ़ी सालों से। ऐसे ही देखो सैन्य कारणों में कि एक अंग्रेज सिपाही का वेतन 28 रुपये और भारतीय सिपाही का वेतन केवल 7 रुपये हुआ करता था। यानी कि भारतीय सिपाही को लगता था कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे समकक्ष पद वाला जो सैनिक है वो हमेशा हमसे ऊपर रहेगा, क्योंकि उसकी जाति अंग्रेज है, क्योंकि वो अंग्रेज है इसलिए। तो इसलिए भारतीय सिपाही और अंग्रेज सिपाहियों के बीच में लगातार कटुता बढ़ रही थी और सबसे प्रमुख कारण उसका यही था कि वेतन में बहुत असमानता थी, 4 गुने का अंतर था। और इसके अलावा सेना में जो रेशियो था वो भी बहुत बिगड़ा हुआ था। जैसे एक अंग्रेज सिपाही पर 5 भारतीय सिपाही हुआ करते थे, है ना। तो एक अंग्रेज सिपाही 5 भारतीय सिपाही, तो गुटबाजी होने में थोड़ी आसानी रहेगी भारतीयों में। तो कुल मिला के ये सारे जो कारण हैं ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, लोगों में बहुत लंबे टाइम से गुस्सा है। और ये गुस्सा तब फूटा जब एक घटना हुई, और वो घटना देखो क्या है। वो घटना है, उसे हम कहते हैं, देखो हुआ ये कि एक राइफल आई, नई राइफल, जिसे कहते हैं न्यू एनफील्ड राइफल। तो न्यू एनफील्ड राइफल जो थी उसमें जो कारतूस भरे जाते थे उन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था और बाद में फिर वो कारतूस इस राइफल में डाले जाते थे। और इन कारतूसों के बारे में एक अफवाह फैल गई। लोग ये अफवाह भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं सच है, कुछ कहते हैं अफवाह है, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है अभी फिलहाल अभी तक कि इसमें वाकई में चर्बी लगी थी या नहीं। लेकिन फिर भी चारों तरफ ये बात फैल गई कि इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हो रहा है। तो चर्बी वाले कारतूस की बात फैली और चर्बी वाले कारतूस ही इस 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण के रूप में आपको याद रखना है कि चर्बी वाली कारतूस की वजह से ही ये क्रांति या ये जो गुस्सा था 1857 के विद्रोह से पहले, ये गुस्सा इन कारतूसों की वजह से फट गया और एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे हम 1857 के विद्रोह के रूप में जानते हैं। तो चर्बी वाले कारतूस याद रखेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड एक छोटी सी घटना है, कहानी है, वो सुना रहा हूँ आपको कि हुआ ये कि बंगाल में एक घोड़ा गाड़ी में बहुत सारे कारतूसों को भरकर ले जाया जा रहा था। अचानक वो घोड़ा गाड़ी एक ब्रेकर पर चढ़ी और अचानक बहुत सारे कारतूस उस घोड़े गाड़ी से जमीन पर गिर पड़े। आसपास जो कुत्ते घूम रहे थे उन कुत्तों ने उन कारतूसों को उठा के ले जाने लगे वो सारे कुत्ते। तो अब सैनिक जो है उन कारतूसों को छुटाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कुत्तों से, लेकिन कुत्ते जो है उन कारतूसों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो लोगों ने कहा कि इनमें जरूर, है ना, चर्बी लगी हुई है या इनमें जरूर कोई मांस का तत्व है, इसीलिए ये कुत्ते जो है इतनी बुरी तरह इनसे लग गए हैं या इन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये एक तरीके से इस तरीके से बात फैलनी शुरू हुई। तो जैसे दोनों धर्मों के लिए 2 पशु ऐसे हैं जो एक धर्म के लिए नापाक है तो दूसरे धर्म के लिए अपवित्र है, यानी कि सुअर और गाय। तो ये बात आसानी से फैल सकती थी कि भाई इन चर्बी वाले कारतूसों में किसकी चर्बी लगी है, तो गाय और सुअर की चर्बी। और इसी वजह से लोगों में जो गुस्सा था वो अचानक फूट पड़ा। तो अभी हम क्रांति का कारण देख चुके हैं। इस क्रांति या इस विद्रोह के का प्रारंभ नहीं हुआ है, बल्कि एक घटना आपको देखनी है। इस बात के फैलते ही सबसे पहली घटना हुई बंगाल में, एक स्थान है बैरकपुर छावनी। तो बंगाल में बैरकपुर छावनी की एक बटालियन थी जिसे कहते हैं 34वीं इन्फेंट्री। तो बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री का एक जवान जिसका नाम था मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इस बात से आहत होकर, है ना, क्योंकि उसे लगा कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, इस बात से आहत होकर 29 मार्च 1857 को अपने उच्च अधिकारियों पर गोली चला दी। इसमें एक अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग मारा गया, तो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, और दूसरा जो अधिकारी था ह्यूडसन, उसे गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। तो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी किसने? मंगल पांडे ने। 1857 को लेफ्टिनेंट बाग की, है ना, हत्या कर दी गई। तो ये याद रखेंगे, है ना। उसके बाद ये पहली घटना थी, अभी क्रांति शुरू नहीं हुई। फिर चारों तरफ ये बात फैली कि कैसे मंगल पांडे ने हत्या कर दी, और चारों तरफ ये बात भी फैल चुकी है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिक पहले से ही बहुत परेशान है। तो सबने मिलकर एक प्लान तैयार किया कि जल्द ही वो एक बड़े विद्रोह को अंजाम देंगे, एक बड़ी क्रांति करेंगे।
और डेट फिक्स हुई 13 मई 1857। लेकिन कुछ लोगों की जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि उस समय संचार साधन इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, तो 10 मई 1857 को इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। तो 10 मई 1857 को इस विद्रोह का प्रारंभ होगा। तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ। अब देखो यहां से आप पहले आपने कारण देख लिए, अब आप क्या देख रहे हैं, आप प्रारंभ देख रहे हैं, है ना। प्रारंभ कहां से हुआ, तो आप याद रखेंगे मेरठ से। और मेरठ में भी एक जगह है, मेरठ की बैरकपुर छावनी। तो देखो बैरकपुर छावनी दो स्थानों पर है। एक बैरकपुर छावनी बंगाल में है, मुर्शिदाबाद के निकट पड़ती है, मुर्शिदाबाद शहर है वहां पड़ती है। और एक है मेरठ की बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी के सिपाहियों ने यहाँ विद्रोह कर दिया, अपने उच्च अधिकारियों को जेल में डाल दिया, और वहाँ के जितने भी कैदी थे उस बैरकपुर छावनी के सारे कैदियों को छुड़ाकर, है ना, थोड़ी बहुत बंदूकें गोला बारूद जो मिला उसे लेकर और मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़े। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो प्रारंभ हो गया, अब हम प्रसार कर रहे हैं। और वनडे एग्जाम में यही प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, अधिकांशतः। तो मेरठ से ये कहाँ जाएंगे, दिल्ली। दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इनका नेतृत्व संभाला बहादुर शाह जफर ने। जैसे अगर आपने बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी होगी तो बिपिन चंद्रा की बुक में जो शुरू की लाइनें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे उसमें लिखा है कि अभी दिल्ली नींद से जागी ही थी कि एक शोर करती हुई भीड़ लाल किले की तरफ बढ़ी, और वो सभी लोग, है ना, बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। और बहादुर शाह जफर को पूरा एक दिन लग गया ये सोचने में कि वो इन सबका नेतृत्व स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि बहादुर शाह को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रांति असफल हो जाए, विद्रोह असफल हो जाएगा तो पता चला कि अंग्रेज उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो इसलिए उसने टाइम लगाया। लेकिन फिर भी आप अब याद रखना है आपको कि दिल्ली में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो इतना ही है कि हर स्थान पर क्रांतिकारी या विद्रोहियों के नेता आपको ध्यान रखने हैं कि कौन है। तो दिल्ली से ही क्रांति आगे बढ़ेगी और ये पहुंचेगी बरेली, और ये क्रम से भी है ना, कि कब, है ना, किसके बाद कौन कहां पर जा रहा है। तो बरेली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान क्रांतिकारियों के नेता थे यहाँ पर, है ना, विद्रोहियों के नेता थे। उसके बाद बरेली से ही क्रांति आगे बढ़ी और ये पहुंची लखनऊ। लखनऊ में आपको याद होगा कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और अवध की जो राजधानी थी वो लखनऊ थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही हैं बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के बाद, है ना, और बेगम हजरत महल के पुत्र हैं जिनका नाम है बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल ये दोनों क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं कहाँ पे, लखनऊ में, है ना। इन दो ऑप्शन में से जो पहले आए उसे आंसर करना है। ऐसे बोलेंगे कि जो पहले लिखा है उसका आंसर करना है। तो दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो, वरना वैसे तो एक ही आएगा। तो बेगम हजरत महल पहले, फिर बिरजिस कादिर। फिर देखो लखनऊ से क्रांति आगे बढ़ी और ये पहुंची कानपुर। तो कानपुर में क्रांतिकारियों के नेता हैं जिनका नाम है नाना साहब। नाना साहब और इनके एक सेनापति हैं जिनका नाम है तात्या टोपे। आपको याद होगा कि मराठा साम्राज्य जब खत्म हो रहा था तो आखिरी पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का पेशवा का पद खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय से कहा था कि देखो हम तुम्हें 8 लाख रुपए की पेंशन देंगे सालाना, और तुम्हें बिठुर, कानपुर के पास एक जगह है बिठुर, वहां पे तुम्हें जागीर दे देंगे, है ना। ये तय हो गया था। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। और नाना साहब कौन है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। तो बाजीराव द्वितीय के बाद नाना साहब हैं कहाँ पर, बिठुर नामक स्थान पर जागीरदार। तो उनकी जागीर भी छीन ली अंग्रेजों ने और इनकी पेंशन भी बंद कर दी। तो इसलिए नाना साहब ने क्रांतिकारियों का या विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इनके बचपन के नाम पूछे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम है, नाना साहब के बचपन का नाम है दोंधू पंत, ये इनके बचपन का नाम था। ऐसी तात्या टोपे के बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे के बचपन का नाम है। कानपुर में जब ये विद्रोह हुआ, नाना साहब जब इसका नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी टाइम की एक घटना है कि कानपुर में के पास एक स्थान है कानपुर में ही जिसका नाम है सती चौरा।
तो सती चौरा की घटना इन क्रांतिकारियों पर एक कलंक के तौर पर है, या आप कह सकते हो कि इन विद्रोहियों के ऊपर एक कलंक के रूप में माना जाता है, क्योंकि सती चौरा में बड़े पैमाने पर अंग्रेज स्त्री और पुरुषों की हत्या की गई है ना। तो ये सती चौरा की घटना कहाँ हुई? कानपुर में, है ना। और लोगों का ये भी मानना है कि नाना साहब के नेतृत्व में हुई, हालांकि नाना साहब को बाद में बरी भी कर दिया गया, है ना, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो इतनी बात याद रखनी है ना कानपुर के विषय में। कानपुर के बाद देखो फिर आगे बढ़ते हैं, और कानपुर से आगे ये क्रांति पहुंचती है इलाहाबाद। तो ये क्रांति अब पहुंचती है कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो क्रांतिकारियों के नेता उनका नाम है लियाकत अली। तो लियाकत अली क्रांतिकारियों के नेता थे कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक ना बिल्कुल क्रम से लिखा है हमने, है ना, एकदम क्रम से। सबसे पहले मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इस तरीके से विद्रोह आगे बढ़ रहा है, क्रांति आगे बढ़ रही है। इसके बाद क्रांति या विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को झांसी में, और झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह की कमान संभाली, है ना। तो आप कह सकते हो इलाहाबाद के बाद झांसी का नंबर लगा, तो आप झांसी तक आप क्रम लगा सकते हो। इसके बाद जो विद्रोह था वो चारों दिशाओं में फैलेगा। तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि हर स्थान के नेतृत्वकर्ता का या लीडर का नाम लिखना है आपको, बस इतना करना है। ठीक है, तो झांसी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाली कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, है ना, ऐसे याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद फिर झांसी के अलावा देखो और जगह है, जैसे गोरखपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं गजाधर सिंह, है ना। यही मेन क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस की भाषा कैसी होगी? बस इतना होगा कि 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, है ना, गोरखपुर में किसने किया, लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया, यही याद रखना है। गोरखपुर के अलावा देखो मथुरा है, मथुरा में विद्रोहियों के नेता थे चौधरी देवी सिंह विद्रोहियों के नेता थे, है ना। कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा के अलावा फिर एक जगह है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दरअसल कुल्लू एक रियासत हुआ करती थी, तो हिमाचल प्रदेश आए या कुल्लू आए एक ही बात है। और यहाँ पे थे राजा प्रताप सिंह, है ना, राजा प्रताप सिंह यहाँ पे क्रांतिकारियों के नेता हैं। और इसके अलावा उड़ीसा में संबलपुर एक रियासत हुआ करती थी, तो उड़ीसा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया है 2 लोगों ने, जिन्हें हम शाही बंधु कहते हैं, है ना, शाही बंधु। इन शाही बंधुओं में एक का नाम है सुरेंद्र शाही और एक का नाम है उज्जवल शाही। तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही कौन है? ये शाही बंधु हैं जिन्होंने उड़ीसा में इस विद्रोह की कमान संभाली है। इसके अलावा देखो राजस्थान, तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, राजस्थान में 2 लोग हैं, एक का नाम है जयदयाल, है ना, और एक का नाम है हरदयाल, जयदयाल और हरदयाल, है ना। इसी तरीके से आप देखो मंदसौर एक जगह है ना। तो मंदसौर में देखो, मंदसौर में मुगल घराने के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिरोज शाह। तो फिरोज शाह ने कमान संभाली थी कहाँ पर? मंदसौर में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो लगभग हमने सारी जगह देख ली हैं जहाँ जहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व हुआ है, और ये आप सारी जगह जितनी भी देख रहे हो, है ना, वो सारी जगह उत्तर भारत में दिखेंगी आपको, है ना। मध्य प्रदेश की जैसे मंदसौर है ना, थोड़ा यूपी, है ना, और इसके अलावा बिहार, हाँ, बिहार की तो बहुत महत्वपूर्ण जगह रह गई। बिहार में भी देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। बिहार में जो एक जगह थी वो थी जगदीशपुर एक बड़ी जमींदारी थी, और जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। और यहाँ का जो क्रांतिकारियों के नेता थे यहाँ के, उनका नाम था राजा कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं कहाँ पर? है ना, जगदीशपुर में। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये हम भूल गए थे, बाद में लिख दिया हमने, लेकिन ये सारे स्थान जो हैं यहाँ पर विद्रोह बहुत तेजी से फैला है, और ये सारे स्थान आपको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, है ना, इन्हीं एरियाज में दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा 2 और स्थान भी हैं, 2 और स्थान चाहो तो लिख लो, मतलब पूरे हो जाएंगे फिर, है ना। जो ऑफलाइन क्लास में 2-4 छोड़ दिए थे मैंने, तो वो भी कर सकते हैं आगे। तो एक जगह तो है जिसका नाम है फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद में विद्रोहियों के जो नेता हैं, इसे हटा देते हैं, फैज़ाबाद में विद्रोहियों के जो नेता हैं उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। तो फैज़ाबाद में विद्रोहियों के नेता थे
मौलवी अहमदुल्ला। एक तो ये ध्यान रखेंगे अहमदुल्ला को, है ना। और इसी तरीके से असम, लास्ट असम और देख लो। असम बहुत पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। तो असम में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कंदर्पेश्वर। तो कंदर्पेश्वर ने असम में विद्रोह की कमान संभाली। इनका साथ एक और व्यक्ति ने दिया जिसका नाम था मनीराम दत्ता। तो दोनों नाम लिख लो, कंदर्पेश्वर और मनीराम दत्ता, है ना। मनीराम दत्ता ये भी इनके साथ हैं। तो देखो हमने विद्रोह में जो लीडर थे उन सबके नाम लिखे हैं, स्थान के नाम याद रखने हैं और किस स्थान पर किस लीडर ने कमान संभाली है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने पूरे विद्रोह को दबा दिया। अब आपको ये करना है कि कहाँ के विद्रोह को किसने दबाया है ना। यानी कि अब हम बिल्कुल अंत की तरफ हैं। 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, 1858 के जून जुलाई आते आते विद्रोह समाप्ति भी हो लिया, है ना। तो अब आप देखेंगे कि कहाँ के विद्रोह को किस सेनापति ने समाप्त किया है। तो आप एक नाम याद कर लो कि लगभग 80%, 70 से 80% स्थानों पर एक ही व्यक्ति को याद करना है आपको, और वो है कैंपबेल। तो कैंपबेल जो उस समय का सबसे अच्छा सेनापति हुआ करता था, उसने लगभग सभी जगहों पर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, है ना, लगभग सभी स्थानों की क्रांति को या विद्रोह को समाप्त कर दिया है और पुनः अंग्रेजों का राज स्थापित किया है। तो ज़्यादातर स्थानों पर कैंपबेल याद रखेंगे। जो स्थान अलग हैं जहां पर किसी और ने अधिकार किया है, किसी और अंग्रेज अधिकारी ने, किसी और अंग्रेज सेनापति ने, तो हम उनके नाम लिख देते हैं बोर्ड पे। और जो नहीं लिख रहे हैं, मान लो जिन स्थानों के नाम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाना कि उन स्थानों पर किसने अधिकार किया था, कैंपबेल ने पुनः अधिकार, है ना। बाकी जिन पर और किसी ने किया उनके नाम बोर्ड पे लिखेंगे हम। तो इसमें एक तो है दिल्ली। तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में आपको याद है कि यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर 2 अधिकारियों को भेजा गया, एक का नाम था जॉन निकोलसन और एक का नाम था हडसन। निकोलसन तो युद्ध करते हुए या लड़ते हुए मारा गया। बाद में हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, है ना। और लाल किले के सामने ही हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को गोली मार दी और उसके बहादुर शाह जफर के पोते को भी मार दिया। तो बहादुर शाह जफर के पोते और पुत्रों दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई हडसन के द्वारा, और हडसन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो आपको याद रखना है कि हम ध्यान है ना आपको, हम क्या कर रहे हैं कि विद्रोह की समाप्ति कर रहे हैं। तो विद्रोह की समाप्ति दिल्ली में किसने की थी, हडसन ने की थी। बस इतना ही क्वेश्चन है। इलाहाबाद में विद्रोह की समाप्ति किसने की, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में विद्रोह की समाप्ति की थी जनरल नील ने। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया था, लियाकत अली ने। फिर इसी तरीके से वो जो जगदीशपुर जगह थी, है ना, जगदीशपुर बिहार में, वहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह संभाल लेते। और वहाँ पर क्रांति को समाप्त करने का श्रेय जाता है 2 लोगों को, जिनमें एक तो है विंसेंट आयर, है ना, और दूसरा व्यक्ति है, उसका सरनेम है टेलर। तो 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, है ना, एक ही। तो आयर और टेलर, इन दोनों लोगों ने जगदीशपुर के विद्रोह को समाप्त किया है, जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया है। और इसी तरीके से देखो झांसी में 2 लोग हैं, है ना, जिसमें एक का नाम तो है स्मिथ और एक का नाम है ह्यूरोज और स्मिथ, है ना। इनमें स्मिथ ने कहा भी था, जब उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दिया, मार दिया, तो उसने कहा था कि यहाँ पर पूरे सारे विद्रोहियों में, सारे क्रांतिकारियों में सिर्फ एक ही मर्द है, और वो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। तो स्मिथ ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की काफ़ी तारीफ की है ना। तो आप देख सकते हो ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई और है जो क्रांति को या विद्रोह को समाप्त कर रहा है। बाकी ज़्यादातर जगहों पर, है ना, अधिकांश जगहों पर ये बिल्कुल सही बैठेगा कि आप अधिकांश जगहों के विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय कैंपबेल को दे सकते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं अब कि अन्य में कौन है, कैंपबेल। बस इतना करना है ना। 99% यही है सब जगहों पर अब, है ना। अब वैसे तो मैंने कहा था 70 से 80% पे कैंपबेल है, लेकिन 99% सही रहेगा अगर आप अन्य स्थानों पर कैंपबेल को लगाएंगे। तो याद रखेंगे कि विद्रोह को इस तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन विद्रोह का परिणाम क्या निकला। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम निकला कि ये विद्रोह असफल हो गया।
तो विद्रोह असफल हुआ, है ना, ये एक परिणाम था। दूसरा परिणाम ये था कि कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया 1858 में। कंपनी का शासन समाप्त, है ना, कंपनी का शासन समाप्त एवं ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी का शासन प्रारंभ। उसके बाद देखो, इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो यहाँ से गवर्नर जनरल का जो पद का नाम है वो वायसराय हो गया, तो लोग गवर्नर जनरल को वायसराय भी बुलाने लगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद या इस विद्रोह के बाद ये फैसला किया कि भारतीय समाज में अब कम से कम हस्तक्षेप किया जाएगा, है ना, क्योंकि उन्हें एक सीख मिली कि ज़्यादा भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। और साथ ही साथ ये भी सीख मिली कि बांटो और राज करो की नीति ही सबसे अच्छी रहेगी भारत में शासन करने की। और यहीं से उन्होंने मुस्लिम पक्ष को बढ़ाना शुरू किया। और आप आगे देखेंगे इस तरह की घटनाएं होती हैं कि 1875 में कैसे सर सैयद अहमद खां एंग्लो मोहम्मडन स्कूल, ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों की नीति अब हो जाएगी कैसी कि वो मुस्लिमों को बढ़ाएंगे, जिससे कि एक हिंदू पक्ष में नाराजगी पैदा हो और बाद में हिंदू और मुस्लिम यानी कि सांप्रदायिकता का उदय हो। तो ये इसका परिणाम था। अब देखो परिणाम हम देख रहे हैं क्या हो गया, असफल हो गया है। तो आखिर ये क्रांति असफल क्यों हुई, तो हम असफलता के कारण देखेंगे। असफलता के कारण देखो, असफलता के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण, कितने भी कारण आप ऑप्शन में देखना, उनमें सबसे मेन कारण आपको ढूंढना है कौन सा आंसर के लिए, और आंसर होगा वो है कुशल नेतृत्व का अभाव। तो सबसे मेन कारण यही है कि इस क्रांति की असफलता का कारण था कि यहाँ पर कोई कुशल नेता नहीं था। तो कुशल नेतृत्व का अभाव, है ना, इस क्रांति का असफलता का सबसे बड़ा कारण है ना। जैसे एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा भी है कि यदि इन क्रांतिकारियों में, इन विद्रोहियों में एक भी कुशल नेता होता तो हम उसी समय भारत को खो देते। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कुशल नेतृत्व नहीं है ना, सबके अपने अपने स्वार्थ भी हैं। इस प्रमुख कारण के बाद और भी कई सारे कारण हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि यहाँ पर कुशल नेतृत्व का अभाव था भारत में इन विद्रोहियों के मामले में, लेकिन उधर अंग्रेजों के पास एक से एक कुशल नेतृत्व था, यानी कि शानदार सेनापति, कुशल नेतृत्व अंग्रेजों की जीत का कारण बने। इसके अलावा संसाधनों का अभाव एक बहुत बड़ा कारण था, है ना, इस असफलता के कारण में। तो एक असफलता का एक कारण और क्या है, वो है संसाधनों का अभाव, यानी कि यहाँ पर बंदूकें, राइफल, तोपें, ये सब चीज़ें नहीं है। बेचारे विद्रोही लाठी, डंडे, तलवार, बर्छे, भाले इनसे लड़ रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। इसके अतिरिक्त विद्रोह का जो स्वरूप था वो बहुत सीमित था। सीमित इसलिए कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, है ना। तो आपको एक चीज देखो, ये क्वेश्चन आता है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको याद रखना दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में इस विद्रोह की कोई चिंगारी नहीं थी। दक्षिण भारत में भी अगर जगह का नाम लिख के आया तो मद्रास लिख के आएगा। तो याद रखेंगे 1857 का विद्रोह मद्रास में बिल्कुल नहीं फैला। तो एक तो सीमित जो स्वरूप था इस विद्रोह का, ये एक बड़ा कारण था। दूसरा एक ये भी कारण था कि निश्चित उद्देश्य की कमी थी। निश्चित उद्देश्य का मतलब है कि सबके अपने अपने उद्देश्य थे। रानी की लक्ष्मीबाई केवल झांसी चाहती थी, है ना, उधर वो नाना साहब थे, वो लड़ रहे थे केवल पेंशन के लिए। तो सबके क्या है, अलग अलग उद्देश्य हैं। किसी का एक उद्देश्य नहीं है कि देश को आज़ाद कराना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो एक तो निश्चित उद्देश्य की कमी एक बड़ा कारण है यहाँ पर। उसके अलावा शिक्षित वर्ग की उदासीनता। जो शिक्षित वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो क्लर्क थे, जो नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जो उस समय के जमींदार थे, सामंत थे, वो कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों के अंडर में थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी तक की और उन्होंने इन विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। इन असफलता के कारणों में आपको ये वाला कारण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देना है। और कितने भी कारण आए, है ना, आपको तो बस एक ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे कोई मेंस वगैरह तो लिखना नहीं है आपको, तो इसलिए आपको यही मेन कारण याद रखना है। तो इसलिए वो मैंने लिख के वही छोड़ा, बाकी मैंने बोल दिए हैं। उसके बाद देखो असफलता मिल गई, उसके कारण पता लग गए, लेकिन ये क्रांति जब असफल हो गई तो क्या इस क्रांति का कोई महत्व भी है? तो आपको याद रखना वाकई में इस क्रांति का महत्व है, और इस क्रांति का महत्व है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय इस क्रांति का एक
महत्वपूर्ण पक्ष है। पहली बार लोगों को लगा कि वाकई में अंग्रेज अजय नहीं है। अगर हमने थोड़ी मेहनत और की होती और हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया होता तो निश्चित रूप से हम अंग्रेजों को भगा देते या हरा देते। और दूसरी बात ये भी कि पहली बार भारतीयों को लगा कि हम सबकी परेशानियों की सिर्फ एक ही जड़ है और वो है भारत में अंग्रेजों का रहना, है ना। तो इसलिए सबको में जो एक भावना पैदा हुई है ना, भारत के लिए कि हमें भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है, ये भावना है क्या है, राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय इस विद्रोह की सबसे प्रमुख बात थी। उसके बाद देखो महत्व के बाद हम देखते हैं कि आखिर इस विद्रोह का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप देखेंगे। इस विद्रोह का स्वरूप जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई इतिहासकार हैं और सबके अपने अपने मत हैं। खास तौर से जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, जिन्हें हम साम्राज्यवादी इतिहासकार कह सकते हैं, वो साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे क्रांति की संज्ञा बिल्कुल नहीं देते। उनमें से कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। कुछ इतिहासकार कहेंगे, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, वो कहेंगे कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, है ना। कुछ इतिहासकार बोलेंगे कि ये जो है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। तो कुल मिला के उन्होंने इसे क्रांति या एक ऐसा विद्रोह जो अपनी समस्याओं को लेकर था वो मानने से मना कर दिया। वो सारे लोग इसका धर्म का एंगल दे रहे हैं इसे, है ना, और अपने आप को सभ्य बता रहे हैं और हमें बर्बर बता रहे हैं। तो इसलिए उनकी बात करना बेकार ही है ना। इनमें से कई नाम है, जैसे L.E.R. रीज एक व्यक्ति था, है ना, साम्राज्यवादी इतिहासकार। एक आउट्रम है जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। T.R. होम्स हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो इसलिए हम अंग्रेजों की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय इतिहासकारों की बात करते हैं। तो देखो एक भारतीय इतिहासकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनका नाम है B.D. सावरकर। तो V.D. सावरकर कहते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये भारत का क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। ये बात कहते हैं V.D. सावरकर। जबकि एक और इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार, जिनका नाम था R.C. मजूमदार। तो R.C. मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये प्रथम था, है ना स्वतंत्रता संग्राम, है ना स्वतंत्रता संग्राम, ये केवल एक सिपाही विद्रोह था। केवल एक सिपाही विद्रोह था। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? R.C. मजूमदार के द्वारा। तो आप देखो कि दो अलग अलग मत हैं और हमें इन दोनों मतों में से बीच का एक रास्ता निकालना है, ना हमें इनका पक्ष लेना ना इनका पक्ष लेना। R.C. मजूमदार के बारे में एक किस्सा भी है कि R.C. मजूमदार को 1857 का इतिहास लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन सरकारी इतिहासकार के पद पर नियुक्त होने के तुरंत बाद की बात है जब R.C. मजूमदार की कमेटी के सदस्यों के साथ कुछ बहस हो गई और फिर R.C. मजूमदार ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में S.N. सेन एक इतिहासकार थे जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। तो S.N. सेन ने 1857 के विद्रोह का जो इतिहास था वो अपनी किताब 1857 के नाम से में लिखा। तो उनकी किताब का नाम है 1857, केवल 1857 अंकों में उनकी किताब का नाम है। तो वो ये कहते हैं कि R.C. मजूमदार जो बात कह रहे हैं, मतलब S.N. सेन ने क्या बताया कि R.C. मजूमदार जो बात कह रहे हैं कि ना ये प्रथम है ना स्वतंत्रता संग्राम, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है उनकी। लेकिन ये बात कहाँ पे सही है? ये बात सही है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ पर। जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ तो वाकई में ना तो ये प्रथम था ना स्वतंत्रता संग्राम था, केवल ये सिपाही विद्रोह था। और हम सब जानते हैं कि सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये प्रथम क्यों नहीं था? क्योंकि इससे पहले भी सिपाही विद्रोह हो चुके थे। 1806 में हुआ था, 1824 में भी हुआ था, इसलिए ये प्रथम भी नहीं था। तो ना तो ये प्रथम है ना स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन ये कब की बात है? जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तब। फिर वो S.N. सेन आगे लिखते हैं कि अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते ये विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन गया। यानी कि इसे केवल सिपाही विद्रोह कहना भी सही नहीं है और इसे केवल स्वतंत्रता संग्राम कहना भी सही नहीं है। ये ऐसा कहना है किसका? S.N. सेन का। तो हमें यही ध्यान रखना है कि प्रारंभ में इसका जो स्वरूप है वो एक सिपाही विद्रोह का था। लेकिन जैसे जैसे ये विद्रोह आगे बढ़ा, जैसे जैसे लोगों को लगा कि हम सब एक हैं, भारत हमारा देश है और राष्ट्रवाद की भावना उन पे आई, तो ये वैसे वैसे ये क्या बन गया? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
तो ये क्या है, इसका स्वरूप याद रखेंगे आप कि प्रारंभ में क्या है और एंड में क्या बन गया है, ठीक है। और इन लोगों के ये कथन ध्यान रखेंगे। और स्क्रीन पर इन बहुत सारे राइटर्स जो मैंने बोले हैं, इतिहासकार बोले हैं, उन इतिहासकारों की बुक्स आप स्क्रीन पे देखें एक बार, है ना। मैं बोल भी देता हूं और आप स्क्रीन पे देखते भी जाएं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी सबसे पहली बुक बीडी सावरकर की। बीडी सावरकर की इस बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और ये बुक उन्होंने लिखी 1909 में। और उन्होंने इसी बुक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है 1857 के विद्रोह को। और फिर देखो आरसी मजूमदार ने एक किताब लिखी थी 1957 में लिखी थी, जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। तो ये जो बुक है ये 1957 में लिखी गई है, पूरे 100 साल बाद। और इसी किताब में वो कहते हैं कि ना तो ये प्रथम था ना स्वतंत्रता संग्राम था, ये केवल एक सिपाही विद्रोह था। इसी प्रकार से देखो एक और राइटर हैं जिनका नाम है शशि भूषण चौधरी। और शशि भूषण चौधरी की एक किताब है जिसका नाम है सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जो शशि भूषण चौधरी की है। और इसमें उन्होंने इस विद्रोह को भी बिल्कुल एसएन सेन की तरह दोनों ही माना है कि सिपाही विद्रोह भी माना है और स्वतंत्रता संग्राम भी माना है। उसके बाद देखो फिर अगली एक बुक है जिसका नाम है पूरन चंद्र जोशी की बुक है ये, और इसका नाम है रिवेलियन 1857 ए सिंपोजियम। तो ये पूरन चंद्र जोशी की किताब है। ये इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया है इस बुक में, है ना। और वो सभी समस्याओं का जो कारण देखते हैं वो आर्थिक रूप में देखते हैं। उसके बाद देखो शशि भूषण चौधरी, अच्छा शशि भूषण चौधरी की हमने एक किताब ऊपर नहीं बताई आपको, आपने 3rd नंबर पे देख लो आप एक बार कि शशि भूषण चौधरी की एक 3रे नंबर की बुक जो लिखी हुई है स्क्रीन पर, उसका नाम है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, है ना। ये किताब है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये शशि भूषण चौधरी की एक और किताब है। तो 2 किताबें शशि भूषण चौधरी की हैं, हम पहले अभी हमने नहीं बताया, तो आप याद रखेंगे ये स्क्रीन पर जो लिख के आ रही हैं ये बुक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से कोई ना कोई बुक पूछी भी जाती है जिनमें वीडी सावरकर और आरसी मजूमदार की बुक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखेंगे। एक और बुक है जिसका नाम है अशोक मेहता की बुक है जिसका नाम है द ग्रेट रिवेलियन, तो ग्रेट रिवेलियन भी याद रखेंगे। एक सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी अपनी, जब वो बिजनौर में सदर अमीन के पद पे थे तब उन्होंने ये किताब लिखी थी, और इसका नाम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, है ना। और ये किताब लिखी गई है 1860 में। तो आप इतनी बुक्स कर लें, ये सारी बुक्स जो है वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए कई बार इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको जरूर। अब देखो एक और बात कि आपने बुक्स देख ली, अब 1857 के विद्रोह से संबंधित अन्य तथ्य भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। बहुत सिंपल से तथ्य हैं ये अन्य तथ्य, आपको ऐसी मुँह जबानी याद हो जाएंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे पामर्स्टर्न। तो पामर्स्टर्न कौन थे, ब्रिटेन के पीएम थे। कब, जब ये विद्रोह हुआ तब। फिर ऐसी अगला क्वेश्चन हो सकता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता है ये है कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब ये विद्रोह हुआ। फिर ऐसे ही भारत के मुगल बादशाह कौन थे, अभी तो लिखा ही था हमने बहादुर शाह जफर, तो दोबारा नहीं लिख रहे। बहादुर शाह जफर उस समय के कौन थे, मुगल बादशाह थे जब ये विद्रोह हुआ। फिर इसी प्रकार से उस समय के सेनापति कौन थे, तो आपको देखो सेनापति में थोड़ी सावधानी रखनी है। उस समय के जो सेनापति थे वो 2 लोग थे, एक तो एनीसन है और एक है कैंपबेल। और इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी भाषा होगी कुछ इस तरह कि 1857 के विद्रोह के प्रारंभ पर, तो प्रारंभ पर कौन है, एनीसन है प्रारंभ पर। जबकि ये विद्रोह को जब 2, 4, 6 दिन हो गए तब तक नया सेनापति बुला लिया गया और उसका नाम था कैंपबेल। तो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सेनापति था, तो कैंपबेल था, और प्रारंभ पर कौन था, एनीसन था। और इसके अलावा इस विद्रोह का चिन्ह याद रखेंगे, इस विद्रोह का जो चिन्ह है, इस क्रांति का जो चिन्ह है वो है रोटी और कमल। तो रोटी और कमल इस विद्रोह का चिन्ह है, ठीक है। तो देखो हमने बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट, है ना, वीडियो में लिखे हैं, स्क्रीन पे बताए हैं, बोर्ड पे भी लिखे हैं। और तो और कि आप जो ऑफलाइन क्लास लिया आपने, उस ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी चीज़ें शायद ना हुई हो, तो आप ना इस वीडियो को देख के उसे पूरा कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में 1 डे एग्जाम का पूरा कराया है एकदम अच्छे से, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर लिया हमने, बस इतना फ़र्क है। तो इसे आप करें, है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है
जरूर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे रखना है आपको याद। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया हमारा ये, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। और अगला वीडियो हम एक पॉलिटी का बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के हमने कई वीडियो बना लिए, अब एक पॉलिटी का एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एसआई का एग्जाम नज़दीक है इसलिए। तो और जल्दी मूल विधि के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दो, है ना, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और करवाओ, और लाइक करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने की प्रेरणा बनेगी, तो मिलेगी, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे। और जल्दी जो है ना, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, है ना, जो खास तौर से एसआई के लिए होंगे स्पेशली। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, याद रखो, अगर आप इस बार नौकरी नहीं ले पाए ना इस 2021 और 2022 के दौरान, तो आगे नौकरी बहुत कठिन हो जाएगी, बहुत मुश्किल, है ना। तो याद रखेंगे कि इस बार मेहनत करनी है, खूब दबा के मेहनत करनी है, जोर शोर से लग जाना है। और आप कोई ऐसे वैसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप मानव हैं, और मानव कुछ भी कर सकता है। एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, मैं उसे अपलोड भी करूंगा, देखो अभी इस वीडियो के बाद करूंगा, उसे आप जरूर सुनना और आपको अच्छी लगेगी। तो उसमें एक लाइन है कि मानव जब जोड़ लगाता है पानी पत्थर बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। तो आप सोच सकते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है इस जग में, है ना। मानव जब जोड़ लगाता है तो पानी पत्थर बन जाता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार अपने मन को बिल्कुल तैयार कीजिए, है ना, दृढ़ निश्चय कीजिए कि आने वाला 1 महीना, है ना, जब तक यूपीएसआई का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कुछ और सोचना नहीं है। इसी तरीके से जब तक लेखपाल का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कुछ सोचना नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा मन को तैयार करेंगे, सब कुछ मन के साथ ही है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो सब कुछ मन पे ही निर्भर करता है। तो बस काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।